हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं बीए बीएससी 6 सैम मैथ्स डायनामिक्स, जिसमें लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए थे। हमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं 1 to 14 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस पेज से 16, 17, 20 एंड 21 क्वेश्चंस ही मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज 15, 18, 19 आपको खुद करने का बताऊंगी कैसे करना है। 22 मतलब मेन हम 3 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज 1.2। तो पढ़ो, 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। देखिए क्या है। अ बोट विच इज़, दिख तो रहा है ना, देखो। अ बोट विच इज़ रॉड विद वेलोसिटी u starts from a fixed point A on the bank of a river which flows with a constant velocity v and its points always towards a point B on the other bank exactly opposite to A. Find the equation of path of the boat if v equal to u, show that the path is a parabola। ये क्या कह रहे हैं, एक बोट है जो u वेलोसिटी के साथ चल रही है, वो एक फिक्स पॉइंट ए के से शुरू हो रही है जो कि रिवर की बैंक पे यानी कि किनारे पर है। विच फ्लोज, जो कि बोट चल रही है, which flows with a constant velocity v and its points always towards a point B on the other bank exactly opposite to O। ये फ्लो कर रही है और किस पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट B है जो कि किनारे से बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। आपने क्या निकालनी है, जो बोट है जो मूव कर रही है तो उसके जो पाथ की इक्वेशन है वो निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद इन्होंने कहा अगर v और u यानी कि दोनों वेलोसिटी सेम हो जाए तो शो करो कि जो पाथ है वो क्या है, पैराबोला। डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ मैं आपको कि बोट चल कैसे रही है। देखिए देखो, यहाँ है आपका पॉइंट ए और यहाँ है आपका पॉइंट बी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि जो बोट है वो यू वेलोसिटी के साथ चल रही है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए। ये एक फिक्स पॉइंट है, बोट यहाँ से यहाँ तक चलेगी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये रिवर का बैंक है। विच फ्लोज विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी एंड इट्स पॉइंट ऑलवेज टूवर्ड्स द पॉइंट बी, यानी कि जो बोट है वो चलने के बाद हमेशा पॉइंट किसकी तरफ कर रही है, बी की तरफ कर रही है। यानी कुछ ऐसे बनेगा, क्या कर रही है, बी की तरफ हमेशा पॉइंट कर रही है ऑन द अदर बैंक, हो गया ना अनदर बैंक, और एग्जैक्टली अपोजिट टू ए, तो एग्जैक्टली अपोजिट भी हो गया। यानी कि बोट ऐसे चलकर ऐसे आई, किस वेलोसिटी के साथ आई, यू वेलोसिटी के साथ आई। ये इन्होंने लिख रखा है, ये क्या है आपका एंगल थीटा है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, जब वो इधर आ रही है, इधर आ रही है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ आ रही है, ठीक है। एंड इट्स पॉइंट्स ऑलवेज टूवर्ड्स, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी जो वेलोसिटी है वो v है। तो हम मान लेते हैं, अब सॉल्व करना है तो मानना पड़ेगा ना पॉइंट कोई ना कोई, तो हम मान लेती हूँ कि मैं वो जो पॉइंट है वो ये है, दैट द पॉइंट बी पी, जैसे अब तक हम मानते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर और थीटा। यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो है v, यानी कि वो ऐसे है। उन्होंने कहा ना कि जस्ट अपोजिट होता, तो ये अपोजिट भी हो गई इसके, ये है इसकी वेलोसिटी भी, ठीक है। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इन्होंने क्या निकालना है, क्या कहा है कि पाथ निकालना है, ठीक है। देखिए ये तो हमें समझ में आ रहा है कि रेडियस वेक्टर बन गया ना, रेडियस वेक्टर, इसको चाहे पॉइंट दे दो, ये बन गया आपका रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग तो मुझे वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल रहा है, बट क्या ये इसकी टेंजेंट है, हम कह सकते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है, नहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है। तो मतलब मुझे v को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो रिजॉल्व करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, v cos थीटा बन जाएगा। और यहाँ रिजॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, v sin थीटा नहीं बन जाएगा। अब हो गया ना, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो ये रेडियस वेक्टर के अलोंग दो कंपोनेंट हो गए, वेलोसिटी की u और v cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, v sin थीटा। समझ में आ गया, जैसे हमने और क्वेश्चंस में रिजॉल्व किया ना वैसे हमने इसमें रिजॉल्व किया बस, ठीक है। देखिए रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt होती है। तो कौन से कंपोनेंट है, एक v cos थीटा एक u है, बट अब हमें लिख देना पड़ेगा साइन, ठीक है। तो देखो ये तो रेडियस वेक्टर की तरफ आ रहा है,
यू तो रेडियस फैक्टर की तरफ आ रहा है, बट ये वी कोस थीटा तो इससे अवे जा रहा है ना, जा रहा है ना अवे, यानी कि यहाँ तो डिक्रीज़ हो रहा है उधर। तो इसका मतलब क्या बनेगा, नहीं देखो, ये वी कोस थीटा उधर जा रहा है तो आर इंक्रीज़ हो रहा है, ये वी कोस थीटा उधर जा रहा है तो आर इंक्रीज़ हो रहा है ना, बढ़ रही है ना ये चीज़। जबकि ये यू इस साइड आ रहा है तो आर डिक्रीज़ हो रहा है, गलत बोल दिया था गलती से। तो क्या बनेगा, यानी कि ये तो पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो डी आर बाई डी टी क्या बनेगा, वी कॉस थीटा माइनस यू बनेगा। उसके बाद ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, आर डी थीटा बाई डी टी होती है, वो क्या है यहाँ पे वी साइन थीटा। अब देखो क्या ये थीटा डिक्रीज़ हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये थीटा डिक्रीज़ होता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे होते होते तो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो वी साइन थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ वी साइन थीटा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पाथ। पाथ के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड, ताकि हम टी को रिमूव कर सकें। तो इनको डिवाइड कर दो, आर डी थीटा बाई डी टी, सॉरी डी आर बाई डी टी डिवाइड बाय आर डी थीटा बाई डी टी, क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा माइनस यू डिवाइड बाय माइनस वी साइन थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी आर बाय आर डी थीटा इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस यू माइनस वी साइन थीटा। ठीक है, फिर डी आर और आर को एक साथ रख लो, डी आर बाय आर इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस यू डिवाइड बाय माइनस वी साइन थीटा और डी थीटा। अब क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहे हैं। डी आर बाय आर का तो हो जाएगा log आर, इसको टी मानो, देखो ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ये फंक्शन है, वी साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वी कॉस थीटा ही होगा, यानी कि इसके क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो, या फिर इसको ऐसे करो, देखो अलग अलग कर लो इसको, u बाई वी कॉसिकेंट थीटा। मैंने क्या किया, ये माइनस से माइनस काट दिया, u बाई वी, 1 बाई साइन थीटा को तो कॉसिकेंट थीटा लिख दिया, यानी कि पॉजिटिव टर्म तो मैंने पहले लिख दी, और बाद में माइनस v कॉस थीटा डिवाइड बाई माइनस v साइन थीटा है ना, तो इसको मैं क्या लिखूँगी, कोस बाय साइन कॉस थीटा, क्योंकि माइनस एक माइनस आ गया, v से v कट गया, कोस बाय साइन इज कॉस थीटा। ठीक है, समझ आ गया। और डी थीटा, मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ अलग अलग किया। तो log आर क्या आ गया, देखिए u बाई वी कॉसिकेंट थीटा है तो क्या हो जाएगा, log टेंजेंट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा है तो क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन थीटा, और प्लस में कांस्टेंट log सी। ठीक है, देखो ये और ये इसको यहाँ लिया तो क्या बन जाएगा, log ऑफ आर माइनस log ऑफ सी, और प्लस में क्या आ जाएगा, log ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और इधर देखो log m की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है ना, n log m, तो इसको मैं लिख सकती हूँ log m की पावर n। ठीक है, ये क्या है, log m माइनस log m प्लस n है ना, log m प्लस n है, तो इसको तो लिख लो log m इंटू n, और माइनस फिर ये इसको एक मान लो, माइनस log c लिख लो आगे, बेशक से स्टेप में माइनस log c लिख लो, तो log m माइनस n क्या होता है, log m बाई n, तो इसके नीचे आ जाए। ठीक है, इज इक्वल्स टू log टेंजेंट थीटा बाई 2 और इसकी पावर u बाई वी, log से log कट जाएगा, r साइन थीटा बाई सी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2 की पावर u बाई वी, क्या आ गया आपका बात आ गया, क्या आ गया, r साइन थीटा बाई सी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2 और इसकी पावर u बाई, दिस इज़ योर पार्ट। बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने क्या कहा था, अगर v किसके इक्वल हो जाए, u की इक्वल हो जाए। देखो अगर v u के इक्वल हो गया यहाँ से तो क्या आएगा, r साइन थीटा बाई 2 किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट थीटा बाई 2 की इक्वल आएगा। देखो उन्होंने कहा u और v इक्वल हो जाए, यानी कि ये u बाई v हो गया, अगर v u के इक्वल हो जाएगा तो देखो, अगर u और v इक्वल हो जाए, u इक्वल टू v हो जाए, तो इसमें वैल्यू पुट करो, क्या बनेगी वैल्यू, r साइन थीटा बाई सी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2, क्योंकि u बाई v बाई v कह लो, u बाई v कह लो, 1 बन जाएगा ना, दोनों सेम हो गई, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। इसको ऐसे लिख लो, r साइन थीटा इक्वल टू सी और टेंजेंट थीटा बाई 2,
ठीक है। ये टेंजेंट थीटा बाई 2 ऐसे है ना, ये टेंजेंट थीटा बाई 2 ऐसे है ना, इस 2 को यहाँ भेज दो। ये क्या बन गया 2r साइन थीटा इक्वल टू c टेंजेंट थीटा। 2 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और साइन कॉस थीटा बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर साइन 2 थीटा होता तो हम क्या लिखते हैं, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा है तो मैं इसको क्या लिखूँगी 2 एज इट इज़ आर एज इट इज़, इसको मैं क्या लिखूँगी साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू में सी टेंजेंट थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, साइन, देखो ये वाला 2 हमने यहीं रखा है, ये वाला 2 हमने यहीं रखा है। हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। ये साइन थीटा था, हमने क्या किया इसमें मॉडिफाई किया, इसको क्या लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। सॉरी ये थीटा बाई 2 तो यहीं रहेगा, ऐसे का ऐसे रहेगा। देखिए अगर आपके पास ये लिखा हुआ हो साइन 2 थीटा तो वो क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमने वही किया है। ये टेंजेंट थीटा बाई 2 तो एज इट इज़ रहेगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये क्या है 2r साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करो, ये आर है ना, इसको इधर ले आओ नीचे। देखो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ इक्वेशन को, c बाई आर इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए कैसे करा मैंने, ये साइन से ये साइन कट गया, ये c है, इस बाई आर को मैं इधर ले आई, ये कॉस थीटा इधर जाके कॉस थीटा बन जाएगा, 2 ऑलरेडी है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं बन गया। तो देखो c बाई आर इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यानी कि c बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकती हूँ मैं, फॉर्मूले से लिख सकती हूँ। तो इसको जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी कि जो पाथ होता है, जो कर्व होता है, उसकी पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो इक्वेशन होती है, उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो वो क्या होती है एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा होती है। उससे इसको कंपेयर करो तो इसकी इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 1 आ रही है। इसेंट्रिसिटी की होती है ना u बाई वी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो आपके पास 3 केस होते हैं, इसेंट्रिसिटी या तो 1 होती है, 1 से बड़ी होती है, या 1 से छोटी होती है। अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो ये होता है पैराबोला, अगर बड़ी है, बड़ा मतलब हाइपर यानी कि हाइपरबोला, और अगर छोटी हो तो बनता है इलिप्स। तो यहाँ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो इसका मतलब ये किसको शो करेगा, एक पैराबोला को शो करेगा। ठीक है, उन्होंने यही कहा था कि अगर v इक्वल टू यू हो जाए तो शो करो कि भाई पैराबोला। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए उसके बाद क्वेश्चन, एटीन्थ क्वेश्चन देखो। A particle describes a plane curve with an acceleration which is always directed to a fixed point। एक पार्टिकल है जो कि प्लेन कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी जो एक्सेलरेशन है ना वो हमेशा किसकी तरफ डायरेक्ट होती है, एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्ट होती है। ठीक है, शो दैट इक्वल एरिया आर स्वेप्ट आउट बाय द इक्वल रेडियस वेक्टर इन इक्वल टाइम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझने वाला है। क्या कह रहा है, शो करो कि जो इक्वल एरिया है ना वो स्वेप्ट आउट होगा हर एक रेडियस वेक्टर में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये जो क्वेश्चन है एक आपके साइंटिफिक इफेक्ट से रिलेटेड है, इस चीज़ से रिलेटेड है ये कि सर्दियाँ जो होती हैं, सर्दियाँ और गर्मियाँ दो चीज़ होती हैं ना वैसे, तो सर्दियाँ जो होती हैं वो छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ। जो गर्मियों के दिन होते हैं वो हमें बड़े बड़े लगते हैं, और जो गर्मियों का टाइम पीरियड होता है वो भी ज़्यादा होता है, यानी कि गर्मियाँ ज़्यादा दिन तक चलती हैं, ज़्यादा महीने चलती हैं एज़ कम्पेयर टू सर्दियाँ, है ना। तो हम जो होते हैं ना, हम गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हम सूरज के ज़्यादा पास होते हैं और सर्दियों में हम सूरज से दूर होते हैं। ये क्वेश्चन इस इफेक्ट को प्रूव भी करेगा कि सर्दियों में हम सूरज से दूर होते हैं और गर्मियों में हम सूरज के पास होते हैं। इसी वजह से सर्दियाँ तो जल्दी कट जाती है और गर्मियाँ धीरे धीरे निकलती हैं। अभी इस क्वेश्चन को मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, देखो इसका डायग्राम तो सिंपल सा है। डायग्राम में तो बस ये है, क्या कहा उन्होंने, ऐसे है और एक प्लेन कर्व है जिसकी वेलोसिटी क्या है, मान लो ये ऐसे है, इसकी वेलोसिटी हमेशा एक फिक्स पॉइंट पे वो करती है। ठीक है, देखो उन्होंने क्या कहा कि ये शो करो जो रेडियस वेक्टर है ना कि इक्वल एरिया आर स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अगर आप ये रेडियस वेक्टर लो
रेडियस वेक्टर तो देखो ये भी हो सकती है ना, और रेडियस वेक्टर ये भी हो सकती है। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये एरिया है ना, ये इक्वल रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो पहले लिख लेते हैं लिखने वाला। उन्होंने क्या कहा, सिंस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी एक्सेलरेशन बन गई, रेडियल एक्सेलरेशन बन गई। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में क्या है, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट विच शोज दैट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज 0। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब यही है। यहाँ पे सिर्फ कौन सी एक्सेलरेशन हो रही है, रेडियल एक्सेलरेशन हो रही है। तो रेडियल एक्सेलरेशन हो रही है। अब देखो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, होती क्या है, 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 0 बन जाएंगी। यानी कि मैं किसी टर्म का डेरिवेटिव कर रही हूँ और मुझे 0 मिल रहा है, तो इसके सीधा मतलब क्या निकलता है कि r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। हमें कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 मिलता है ना। मैंने मान लिया कि जो कांस्टेंट है ना वो ये c है, ठीक है। हमने मान लिया कि कांस्टेंट क्या है, c। उसके बाद देखिए, देखो अब ये क्या है, एक कर्व है, ये क्या है, कर्व है, और ये अलग अलग सेक्टर है, तो हम बोलते हैं इसको सेक्टोरियल कर्व। क्या बोलते हैं, सेक्टोरियल कर्व। हम क्या लिखेंगे कि जो सेक्टोरियल कर्व का एरिया है, अब कर्व का उन्होंने इक्वेशन तो नहीं दे रखी, हम कर्व की इक्वेशन क्या मानते हैं जनरली, r इक्वल टू एफ थीटा, यही मानते हैं। तो इसको ना ये मान लो कि ये जो थीटा है ये तो अल्फ़ा है, और ये जो थीटा है ये बीटा है, और ये जो थीटा है ना ये गामा, यानी कि ये अल्फ़ा पे है, ये बीटा पे, गामा पे, हमने ऐसे मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे, देखो हम ये लिखेंगे कि सिंस द एरिया ऑफ सेक्टोरियल कर्व, जो हमने मान ली r इक्वल टू एफ थीटा बिटवीन द रेस, कौन सी रेस के बीच में, कि जब थीटा अल्फ़ा है एंड थीटा किसके इक्वल है, बीटा, इज गिवन बाय, वो एरिया हम निकाल रहे हैं कि वो एरिया क्या होगा, r इक्वल टू एफ थीटा और बीटा, क्या होगा, r इक्वल टू एफ थीटा और बीटा, ठीक है। देखो इसको क्या करो, अब ये आपके पास है ना फॉर्मूला होता है, ये तो हमने लिख दिया r इक्वल टू एफ थीटा बीटा। हम कर्व क्या लेके चलते हैं, एफ थीटा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया होगा ना वही होगा। अब ये था आपकी पहले, मतलब ये फॉर्मूला आ चुका है कि कर्व के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या आएंगी, एंगल होते हैं जो अल्फ़ा और बीटा, और आर का स्क्वायर और डी थीटा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, r इक्वल टू 1/t 1/2। अब देखो अल्फ़ा में, अल्फ़ा एंगल में जो टाइम होगा वो कितना लगेगा, t अल्फ़ा, और बीटा एंगल में जो टाइम होगा वो कितना लगेगा, t बीटा, ठीक है। इसमें देखो r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी और डी टी, मैंने क्या किया, इसको डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डी टी से भी डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि मेरे पास r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू है, जिसको मैंने क्या मान रखा है, कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज़ इक्वल टू c। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, c लिख सकती हूँ ना, r इक्वल टू 1/2, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, c। इस पे लिमिट है t अल्फ़ा और t बीटा, ठीक है। ये क्या है, c देखो अभी हमने सिर्फ इसकी जगह c पुट किया, इंटीग्रेशन करना भी ऐसे बात किया, मतलब इंटीग्रेशन के साथ ऐसे, ठीक है। तो r इक्वल टू 1/2, ये तो c कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को मैं बाहर ले लूँ, इसको c/2 लिख लूँ, तो यहाँ क्या बच गया, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, t आएगा, और t पे लिमिट्स क्या है, t अल्फ़ा से t बीटा, तो यानी कि r इक्वल टू c/2 t बीटा माइनस टी अल्फ़ा, ये आ गया, ठीक है। r क्या था आपका, रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस वेक्टर है प्रोपोर्शनल टाइम के प्रोपोर्शनल है। तो देखो हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं इसको, मान लो ये ऐसे है, क्वेश्चन तो हो गया आपका कंप्लीट। उन्होंने कहा था ना ये शो करो, क्या शो करो, क्या स्टेटमेंट दी रखी थी, ये शो दैट इक्वल एरियाज
आर स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन इक्वल टाइम। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ से शो कर दी। देखिए डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है। तो देखो एक तो डिस्टेंस है ये सन से यहाँ तक का डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये सन है, ये आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, मान लो ये अर्थ रोटेट कर रही है आपकी, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा एज़ कंपेरेटिवली टू यहाँ तक आने में? ये टाइम तो ऑब्वियसली कम है और ये टाइम तो कितना ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है कि जब अर्थ रोटेट करती है ना, तो ये टाइम तो वो जल्दी से कवर कर लेती है, ये टाइम तो उसने जल्दी से कवर कर लिया। इट मीन्स ये तो है सर्दियाँ, सर्दियों में तो क्या किया, सन जल्दी से उसने टाइम कवर कर लिया। और गर्मियों में वो क्या लगाती है, टाइम लगाती है। समझ में आया आपको? तो बस यही था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। और अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 22 जो रह गया इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना एक बार, अगर आपको नहीं से भी समझ में आता है ना तो खुद से करके देखना। ये क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही हैं कंसेप्ट बेस पे, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रह गया विच इज़ 22, ये देखो, नहीं 19 भी रह गया बीच में। देखो 19 क्वेश्चन में ना मेरे कराने वाला कुछ नहीं है, आप ही करोगे। इसमें क्या दे रखा है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू आर इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द ओरिजिन। इट मीन्स क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। इन्होंने कहा कि एक्सेलरेशन को ना इस टर्म में शो करके दिखाओ जहाँ एच की वैल्यू है ये। देखो आर इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा है, यहाँ से डी आर बाई डी टी निकालो, क्या आएगा, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, यही बनेगा। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकालो, क्या बन जाएगी, एच बाई आर स्क्वायर। उसमें वैल्यू को ना पुट कर देना, तो डी आर बाई डी टी निकाल दिया, ऐसे डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल देना। इन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन को शो करो कि वो ये आएगी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है ना वो रेडियल एक्सेलरेशन है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी के होल स्क्वायर में वैल्यू पुट करोगे ना तो ये आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एच बाई आर स्क्वायर, तो आंसर हमारा ऐसे बनेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हो गया है मेरी तरफ से, आपने करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर, इसको मैं टिक कर देती हूँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। अ वेसल स्ट्रीम्स एट अ कांस्टेंट स्पीड v along a straight line whilst another streaming at constant speed capital V. Keep the first always exactly a beam. Show that the path of either vessel relative to the अदर इज़ अ कॉनिक सेक्शन ऑफ एसेंट्रिसिटी v बाई v। ये क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी के बेस पर है ये। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दोबारा से बता देती हूँ मैं भी। और इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने ये कहा है कि एक वेसल है जो कि स्ट्रीम कर रहा है, मतलब कि लगा लो चल रहा है इस स्पीड से, कॉन्स्टेंट स्पीड क्या है, स्मॉल v, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, विल्स्ट मतलब कि जबकि अनदर स्ट्रीमिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, जो दूसरा है वेसल वो इस स्पीड से कर रहा है। कीपिंग द फर्स्ट एग्जैक्टली ऑलवेज एग्जैक्टली अ बीम, जो फर्स्ट है ना उसको हम हमेशा क्या रखेंगे, बीम। बीम का मतलब क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर। फर्स्ट को हमेशा परपेंडिकुलर रखेंगे। तो शो करो कि जो पाथ है ना वो इधर वेसल रिलेटिव टू द अदर, मतलब एक वेसल का दूसरे वेसल की जो रिलेटिव पाथ है वो क्या है, एक कॉनिक सेक्शन है, और उस कॉनिक सेक्शन की जो इंसाइक्लिसिटी है ना वो इतनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखो इसको कंपेयर करते हैं हम अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से। कैसे, जैसे मान लीजिए आप बस में हो, अगर आप बस में जा रहे हो सपोज़ ऐसे, ठीक है, और आपके साइड में से बस जा रही है ऐसे, आपकी बस की जो स्पीड है वो है 50 और आपके जो साइड में से बस एक्चुअल में जा रही है उसकी स्पीड है 20, ठीक है। आप 50 की स्पीड से जा रहे हो, वो 20 की स्पीड से जा रही है। बट जब वो बस आपको क्रॉस करेगी तो क्योंकि आप उसके अंदर बैठे हो, आप भी चल रहे हो वो भी चल रही है, आप भी चल रहे हो वो भी चल रही है, आपको क्या लगेगा, आप उस टाइम खुद को रेस्ट पे कंसिडर करोगे। हमें क्या लगता है कि उस टाइम हम तो रेस्ट पे हैं और हम नहीं चल रहे, सिर्फ वो चल रही है। और वो किस स्पीड से चल रही है, आपकी जो स्पीड है माइनस उसकी जो एक्चुअल स्पीड है। आपकी तो 50 है, उसकी क्या है 30 या 20, हमने जो भी मानी अगर 30 मानी है तो 50 माइनस 30, इट मीन्स आपको लगेगा कि आप तो रेस्ट में हो और वो 20 की स्पीड से आपको ओवरटेक कर रही है। अब अगर ये ऐसी आ रही हो, आप 50 की स्पीड से ऐसे जा रहे हो, ये 20 की स्पीड से ऐसे आ रही है, तो क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये 70 की स्पीड से आपको ओवरटेक करके जा रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट।
ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, डायग्राम समझो इसका कैसे है। ये है आपका पॉइंट ए, यहाँ से वो जो मूव कर रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो है कैपिटल वी, ठीक है। और वो जो मूव कर रही है, उन्होंने क्या कहा, वो मूव कर रही है किसके, जो दूसरी है उसके हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि ये, यानी कि ऐसे, ठीक है। ये आपका पॉइंट है बी, कि किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये मूव कर रही है इस वेलोसिटी से। देखो तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई ना, एक ऐसे और एक ऐसे, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इसीलिए बताया मैंने आपको, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही कहा था कि एक वेसल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी स्मॉल वी से मूव कर रही है, और जो दूसरी है उसकी जो स्पीड है वो कैपिटल वी है, और फर्स्ट वाली को हम एग्जैक्टली किस पे रखेंगे, परपेंडिकुलर पे रखेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो वही सेम बात आती है, अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये मान लो कि एंगल क्या है, थीटा है, ये ऐसे, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसको रिजॉल्व करो, जहाँ पर थीटा होता है वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस थीटा, यानी कि वी कोस थीटा। स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना, देखो ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, यानी कि वी साइन थीटा, ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो, हमने कहा कि ये कैपिटल वी से मूव कर रही है, ये तो यहाँ पे तो हमने रेस्ट की पोजीशन दिखा रखी है ना, रेस्ट की पोजीशन दिखा रखी है। तो इसको दिखाने के लिए हम कैसे शो करेंगे कि ये जो पॉइंट बी है ना, ये ऐसे मूव करेगी, और यहाँ पर आने के बाद ही कैपिटल बी मतलब यहीं पे होगा। देखो कैसे कह रही हूँ मैं, ये पॉइंट ए है, ये तो इनिशियल स्टेज है ना, ये तो कांस्टेंट वाली वो है, इसमें तो कुछ मूवमेंट नहीं हो रही। यहाँ से मैंने कहा इसकी तो वी वेलोसिटी है स्मॉल वी, तो जो कैपिटल वी है वो भी तो रह गई ना, ये मान इसके पॉइंट्स है आर और थीटा। तो ये जो ए है ना, ए, ये यहाँ पर कैसे मूव करेगा, इसका जो कंपोनेंट होगा ना कैपिटल वी, वो यहीं आएगा। जो कैपिटल वी वेलोसिटी है ना वो आपकी यहीं पे आएगी, मेरा मतलब ये है, ठीक है। ये तो हमने जो डायग्राम दिखा रखा है ये इनिशियली दिखा रखा है, मतलब ये डायग्राम ऐसे है कि वी वेलोसिटी कैपिटल वी यहाँ जा रही है और ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है। तो हमने क्या किया, स्मॉल वी के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दिया, यहाँ पे वी कॉस थीटा और यहाँ पे वी साइन थीटा, ठीक है, ओके। अभी देखो क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि हमने क्या करा है। देखो क्या मान लिया हमने, लेट एट एनी टाइम टी बी इज एट, जो वेसल है वो कहाँ है, बी पे है, वेसल इज एट पॉइंट बी, ठीक है। किसी टाइम टी पर जो हमारी वेसल है वो कहाँ पे आ गई, बी पॉइंट पे आ गई, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा, ओके। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, सॉरी रेडियल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, देखो यहाँ देख के बताओ, यहाँ पे एक तो रेडियल वेलोसिटी हो रही है और एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो रही है, तो डी आर बाई डी टी में रेडियल वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, नीचे आ रही है तो डिक्रीज़ हो रही है, तो डी आर बाई डी टी क्या है, माइनस वी कॉस थीटा है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा बाई टी टी है, तो वो क्या है, ये स्मॉल वी साइन थीटा और प्लस क्या है, कैपिटल वी। अगर आप इस वी साइन थीटा को नीचे लेते ना, नीचे लेते तो साइन का इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी तो ये पॉजिटिव है क्योंकि थीटा इंक्रीज़ कर रहा है, बट अगर नीचे लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो ना, तो देख के लेना जहाँ भी लो। यानी कि ये क्या है, स्मॉल वी, ये स्मॉल वी है, स्मॉल वी साइन थीटा प्लस कैपिटल। अब हमें क्या निकालना है, उन्होंने क्या कहा है कि शो करो कि ये एक कॉनिक सेक्शन के को शो कर रही है जिसकी सेंट्रिसिटी है स्मॉल वी बाय कैपिटल। तो उसके लिए मतलब मुझे पाथ ही निकालना है, तो पाथ के लिए क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ, डी आर बाई आर डी थीटा, डी टी सी डी टी कट जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ ऐसे कर लो, क्या आएगा, माइनस वी कॉस थीटा डिवाइड बाई वी साइन थीटा प्लस कैपिटल, ठीक है। इस डी थीटा को यहाँ पे ले जाओ, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो इसका तो बन जाएगा log आर माइनस लॉग ऑफ वी साइन थीटा को फंक्शन मानो, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये स्मॉल ही है, ये स्मॉल है, देखो ये भी स्मॉल है, ये स्मॉल है, कैपिटल वी सिर्फ ये है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, स्मॉल वी साइन थीटा प्लस कैपिटल वी और प्लस लॉग से, ठीक है। ये लॉग
ये log c माइनस log r मैं इधर लेके आ रही हूँ और ये नेगेटिव है, इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो क्या बन जाएगा log ऑफ v साइन थीटा प्लस कैपिटल V इक्वल टू log ऑफ c माइनस log ऑफ r विच इज़ log ऑफ c बाय r। log से log कट जाएगा, क्या बचेगा v साइन थीटा प्लस v इक्वल टू c बाय r बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर मैं इसको v से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इस टर्म को v से डिवाइड कर दूँ तो देखो क्या बनेगी ये, इसको भी क्या करो अगले स्टेप में v साइन थीटा बाई v प्लस v बाई v इक्वल टू c बाई v और बाई r, ऐसे कर दो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हमें बनाना है इसको। देखो उन्होंने क्या कहा है कि सेंट्रिसिटी क्या आनी चाहिए, v बाई v आनी चाहिए। सेंट्रिसिटी का मतलब v बाई v का मतलब क्या है, ये e की वैल्यू होनी चाहिए, ये e की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो कब बनेगी, जब 1 प्लस में कुछ बनेगा तब बनेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम v साइन थीटा को मैं कैपिटल V से डिवाइड करूँगी तो ये, हाँ ठीक है, देखो ठीक कर रहे हैं हम। देखो v साइन थीटा डिवाइड बाय कैपिटल V करो, यहाँ पे कैपिटल V करो और c बाई v बाय r करो, ये 1 नहीं बन गया। देखो v साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बन गया ये, और इक्वल टू c बाई v बाय r बन गया। अब इसको जरा कंपेयर करो, आपकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उससे कंपेयर करो। 1 प्लस ये आ रहा है, 1 प्लस ये आ रहा है, यानी कि ये 1 है ना, 1 ये इसेंट्रिसिटी होती है, 1 जो है वो इसेंट्रिसिटी होती है आपकी। c बाई वी बाई आर किसकी इक्वल आ रहा है, 1 प्लस v बाई वी साइन थीटा की इक्वल आ रहा है ना। इसेंट्रिसिटी ये नहीं होती, ये नहीं होती, सॉरी ये होती है v बाई वी क्या आ गई इसेंट्रिसिटी। समझ में आया। हमने इसको अगर कर्व की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो 1 प्लस वी बाई वी साइन थीटा, यानी कि ये इसेंट्रिसिटी है v बाई वी। ओके, तो ये क्या आ गई आपकी इसेंट्रिसिटी। उन्होंने यही कहा था कि आपको ये प्रूव करना है। बस थोड़ा से अजीब से थे आज वाले क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन ऐसे ही है। आपको मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है एक्सरसाइज का मेरी तरफ से, तो और कोशिश भी की है कि समझा सकूँ मैं आपके क्वेश्चन, बट फिर भी अगर समझ में नहीं आते तो एक बार खुद से ट्राई कर लेना, फिर मुझसे पूछने लगा ना समझ में आए तो। ठीक है, ओके। और कुछ गलती हो, मिस्टेक होता है ना, तो देख लिया करो। कई बार पढ़ा मतलब बोलते बोलते ना पता नहीं चलता कि हम क्या बोल देते हैं, कई बार हम गलत निकल जाता है उनसे। ठीक है, ओके। तो इसको ठीक कर लेना, जो भी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो ये स्मॉल v बाई कैपिटल V है, ये आपकी सेंट्रिसिटी का काम करेगा। ओके, तो मेरी तरफ से आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट होती है। आप भी कर लेना इसको जल्दी से कंप्लीट। कल से हम 1.3 का कंसेप्ट शुरू करेंगे। 1.3 छोटी है, आसान है, जल्दी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 1 मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।